हेलो लिसनर्स, मैं हूं किरण चावला कपूर और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बुक मल्हार का लेसन नंबर 8 स्त्रियां और बिहू नृत्य। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत खूबसूरत संस्कृति देखने को मिलती है और इन्हीं संस्कृतियों में एक एंजेला नाम की लड़की है जो कि लंदन से अपनी माँ के साथ आती है। असल में उसकी माँ को भारत के पारंपरिक नृत्यों के ऊपर वीडियो बनाने का, डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम दिया गया होता है। तो वो जब भारत में आती है तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस करती है। तो इस लेसन में एंजेला के साथ में आप भी इस लेसन को एक्सपीरियंस करेंगे। तो शुरू करते हैं लेसन। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंसिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई भाई बहन नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलजुल कर काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर और कॉलेजियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बहुत अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही इन यात्राओं की उसकी ये कहानी सच हो जाएगी। तो एंजेला जो कि लंदन में रहती है, उसके सगे बहन भाई नहीं है, अपने दोस्तों के साथ खेलती है और खेल खेल में वो कल्पनाएं करते हैं कि वो किसी यात्रा पर जाने जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ एक कल्पना जो है उसके साथ सच साबित होने को है। एंजेला की माँ एल्सेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश एकेडमी से असम की नृत्य परंपराओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई। तो एंजेला की मदर, जिनका नाम एलेक्सेंड्रा है, उन्हें डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री होता है बच्चों, किसी भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन को वीडियोग्राफ करना। तो उसकी मदर ऐसा ही काम करती है और उन्हें इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए ब्रिटिश एकेडमी की तरफ से भेजा जाता है और इसके लिए उन्हें पूरी फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाती है, जैसे डिवाइसेस देना, ट्रैवलिंग का खर्चा देना, फिर और भी बहुत सारे वीडियोग्राफी करते हुए खर्चे आते हैं, तो वो सब सपोर्ट उन्हें दिया जा रहा है। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही महीना था। तो एक महीने के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्री बनाकर उसकी मदर को लंदन से पहले इंडिया आना है और फिर वापस लंदन पहुंच जाना है। उन्होंने एंजेला के स्कूल में उसकी बसंत की छुट्टियों को एक हफ्ता और बढ़ाने की अनुमति ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उसके साथ जा सके। तो अब एंजेला की मम्मा के साथ में एंजेला के पापा का भी प्लान है और ये तीनों इंडिया आने की तैयारी कर रहे हैं। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी। बच्चों को कभी कभी सरप्राइजिंग हॉलीडे मिल जाते हैं तो वो उस बात को इतनी जल्दी अपना भी नहीं पाते कि वाह हमें इतनी अच्छी छुट्टियां मिल रही हैं। पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्द ही तैयार हो गए। तो इसमें एंजेला में या उसके फादर ब्रायन ने मना नहीं किया कि हम छुट्टियों पर नहीं जाएंगे। सब एक साथ तैयार हो गए। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती, वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लंदन से पहले एंजेला का परिवार दिल्ली आता है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और फिर दिल्ली से वो गुवाहाटी में जाते हैं। गुवाहाटी सेवन सिस्टर स्टेट्स के लिए वहां पर भी गुवाहाटी में एयरपोर्ट अवेलेबल है। तो अब वो पहुंच चुके हैं गुवाहाटी में। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि एंजेला की मदर डॉक्यूमेंट्री बनाने आ रही है तो बिना जानकारियां इकट्ठी किए तो वो अपने घर से नहीं चलेंगी ना। तो एंजेला को वहाँ की परंपराओं के बारे में, वहाँ की खूबसूरती के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये असम है और जिसमें बहुत सारे वन्य जीवन, रेशम, चाय के बागान, ये सब चीजें प्रसिद्ध हैं। इसके साथ साथ असम में नृत्य की भी एक परंपरा है। अब मैं बताती हूँ आपको, नृत्य की परंपराएं आपको उन जगहों पर कम देखने को मिलेंगी जहाँ पर लोग आराम से सरवाइव कर लेते हैं।
जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती है, वहाँ पर नृत्य की परंपराएं भी अधिक होती हैं, क्योंकि पूरा दिन मुश्किलों में बीतता है और पूरा दिन मुश्किलों में बिताने के बाद ये लोग शाम को इकट्ठे होते हैं और नृत्य करके अपने पूरे स्ट्रेस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और फिर रात की नींद लेकर अगले दिन फिर स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अप्रैल का इसमें एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन के में नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे जब यहाँ आए थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में सभी लोग एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। तो अब डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में अब जब नृत्य को स्टडी करना है तो उसकी मदर कहीं ना कहीं जनजीवन को भी स्टडी करेगी, क्योंकि आप कहें कि नृत्य ऐसे ही पैदा हुआ तो नहीं है, लोगों के जीवन से कनेक्टेड उनके डांस होते हैं, उनके जेस्चर्स होते हैं। तो यहाँ पर जब वो आते हैं तो अप्रैल का महीना चल रहा है, असम में उसे नए साल की तरह मनाया जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ठंड भी पड़ती है। तो उस स्थिति में वो जब बहुत भयानक ठंड जो है ख़त्म हो जाती है, तो जब नॉर्मल रूटीन फिर से स्टार्ट होती है तो एक नए साल की शुरुआत भी इसे मानते हैं और अपने ट्रेडिशनल कैलेंडर्स का भी मैटर होता है कई बार इन चीज़ों में। तो वहाँ पर इस पक्ष में बिहू का त्योहार मनाया जाता है। एंजेला जिस दिन असम पहुंचती है उसी रात को ही उसने बिहू का ये नृत्य देखने के लिए जाना है। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के गांव में गए और उस गांव का नाम है मलंग। अच्छा देखिए, आप कभी भी प्लेन्स में से निकलकर पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो आप एकदम सामान्य नहीं हो पाते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और इसका रीज़न होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होना। जो फ्लैट जगह होती है वहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, पहाड़ों पर कम होता है। तो आप एकदम से ज़्यादा पहाड़ियों पर चले जाएंगे या फ्लाइट से एकदम चले जाएंगे तो हो सकता है आपको हल्का फुल्का वहाँ पर सर दर्द एक्सपीरियंस करना पड़े। तो बॉडी को अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उन्होंने कुछ समय एडजस्ट किया वहाँ जाकर और फिर एक गांव मलंग में पहुँच गए। गांव पहुँचने पर अ, एंजेला ने अपनी माँ से ये पता किया कि बिहू एक कृषि पर आधारित त्योहार है। मतलब जब भी फसल बोई जाती है, काटी जाती है, बेची जाती है, इन सारी चीज़ों को ही कनेक्ट किया गया है बिहू नृत्य से। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है और असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। तो क्योंकि भारत में बहुत सारे किसान हैं, किसान लगभग बहुत सारे टाइम पर मेहनत करते रहते हैं। तो जब उनकी फसलों का मुद्दा शुरू होता है, फसल को बोना काटना, तो इन पक्षों में वो लोग बिहू नृत्य का आनंद लेते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। सबसे पहले जब किसान बीज बोता है, फिर जब वे धान रोपते हैं, धान रोपने का मतलब है जो चावल है, आप अगर चावल के बीज को, चावल के एक दाने को एक जगह पर लगा देंगे और आप ये सोचेंगे कि ये पौधा यहीं पर उग जाएगा और इसके ऊपर के हिस्से पर फिर से नई चावल की बालियां आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। असल में चावल को जब बोया जाता है तो लगभग उसका इतने साइज का एक हरा सा छोटा सा पौधा तैयार होता है। उस पौधे को खेत में से निकाला जाता है और किसी दूसरे खेत में लगाया जाता है। इसे हम इंग्लिश में ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। तो चावल के पौधे को उगाने के लिए 2 खेतों की ज़रूरत होती है और इन दोनों खेतों में खूब सारा पानी भर के रखना होता है। या तो बारिश का पानी मिल जाए या फिर जो किसान है वो ट्यूबवेल्स वगैरह की मदद से या नदियों की मदद से उस पानी को पूरा करते हैं। तो उसे धान को रोपना कहते हैं और इसके बाद तब जब अनाज तैयार हो जाता है तो एंजेला कार से उतरी। आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वो हतप्रभ रह गई, मतलब बहुत हैरान हो गई। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बताया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। अब एंजेला जहाँ रहती है वहां तो इतने लोग नहीं है,
और यहाँ तो पेड़ के नीचे ही मंच के आसपास बहुत सारे लोग जमा थे। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे खड़े इतने सारे लोगों को पहली बार देखा था। वो भीड़ देख रही थी भारत में पहली बार। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों ने लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, क्योंकि वो लंदन से निकल के आती है और भारत के ग्रामीण इलाकों में वो पहुंच गई है। तो उसे बहुत बदला हुआ तो लगेगा, जैसे टाइम मशीन ने उसकी जिंदगी में बदलाव कर दिया है। या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी, या उसे सपना सा लग रहा था। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को वसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते हुए देख रही थी। अब कमाल की बात है कि मौसम बदला है, मौसम बदलने से ही एक फेस्टिवल बनाया जा रहा है। तो वहां के लड़के लड़कियों को देखकर वो हैरान हो रही है। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं लड़के। और एंजेला ने देखा कि लड़कियों ने लाल और बादामी रंग के डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाकें पहनी है। आप सेवन सिस्टर स्टेट्स की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत रंगों में देखने को मिलेंगे। जो लोग स्ट्रगल लाइफ में ज़्यादा करते हैं वो लोग खूबसूरत रंगों को भी पहनते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, आप नोटिस कीजिएगा। तो वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलना, उनका शरीर हिलता डुलता है, हाथ पैरों की चाल से समझ आ रहा है कि वो नृत्य की मौज मस्ती में खोए हुए हैं। तो वो काफी अच्छे मूड में म्यूजिक में पूरी तरह से सिंक होकर के डांस कर रहे हैं। और उनकी इच्छा यह भी हुई कि वह भी अपने घर पर वसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। इतना खूबसूरत लगा है एंजेला को कि अब उसे भी अपने घर पर इसी तरह से नाचना है। तो बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का भी बहुत आनंद लिया। क्योंकि अभी देखिए त्योहार है, सिर्फ नाच नहीं हो रहा है, वहां पर खाने का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था। बहुत सारे पकवान थे जो कि एंजेला के मम्मा पापा ने और एंजेला ने खाया। जब वे वापस लौट रहे थे तब माँ ने एंजेला से पूछा उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लग रहा था कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को ही बिहू कहा जाता है। मजे की बात ये लगी कि त्योहार को भी बिहू कहते हैं और डांस को भी बिहू कहते हैं। उसने माँ से पूछा क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों के लिए होते हैं, क्योंकि उसे डांस में बड़ा मजा आया। तो कहती है कि अच्छा त्योहार हो तो फिर हम तभी ही नाच सकते हैं क्या माँ। तो माँ ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर बात है कि संगीत से अपनी और नृत्य से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। अब जैसे हम भारत की विधाओं की बात करें तो भारत में अलग अलग कविताओं में अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। कहीं पर जो पुत्र है माँ से प्रश्न पूछता है अपने बचपन में छोटे छोटे, उसका एक अलग रस होता है। कहीं पर माँ जो है वो स्ट्रांग होकर के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। तो वहाँ पर वो चंडी के रूप में और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। कहीं पर शिव तांडव स्तोत्र देखें तो नृत्य के अंदर ही रौद्र रस दिखाई देता है ना, गुस्से के ऊपर वाला रूप होता है। तो डांस जो है वो अपने आप में विचारों को एक्सप्रेस करने में बहुत मदद करता है। ठीक है। तो खास तौर में भारत से बहुतायत ऐसे होते हैं, तो इंडिया में के कल्चर में ये चीज़ बहुत कॉमन है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। तो भारत के ग्रामीण जीवन में भी फसल लगाना, बसंत का आना, फसल का रोपना, फिर उसे काटना सबसे कनेक्टेड है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला की मम्मी तो व्यस्त बिजी है अपना डॉक्यूमेंट्री के काम में। तो एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। एंजेला को इतना अच्छा लगा कि अब वो ऑब्जर्वर बन गई है। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन में यहाँ सब कुछ कितना अलग था।
लंदन अलग है, वहाँ पर आपको इतना ब्यूटीफुल कल्चर देखने को नहीं मिलेगा, लोगों में उतना जुड़ाव नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, स्टैंडर्ड मिलेगा, अपना लाइफ़स्टाइल मिलेगा, लेकिन इतनी खुशी नहीं मिल सकती जो भारत में उसे मिल रही थी। तो उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ कि उसकी मदर इतनी अच्छी ट्रिप पर उसे लेकर आई और उसी चीज़ को डॉक्यूमेंट भी कर रही हैं उसकी मदर। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं, जो अपनी फ़िल्म के द्वारा बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखा रही हैं। देखिए, वैज्ञानिक तथ्य, नृत्य का वैज्ञानिक तथ्य क्या हो सकता है? जो अ, भारत के डांस में मुद्राएँ होती हैं, वो एक्यूप्रेशर बेस्ड हो सकती हैं, वो एक्सप्रेशन बेस्ड हो सकती हैं, वो आपके स्ट्रेस को डाउन कर सकती हैं, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकती हैं। तो इस तरह के साइंटिफिक टर्म्स को भी उसकी मदर अच्छे से समझने और डॉक्यूमेंट करने का काम कर रही हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। अब वो उत्तरी असम की तरफ जाते हैं और जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। अब देखिए, अभी आपके चैप्टर का एक हिस्सा खत्म हो चुका है जिसमें हमने बिहू के बारे में बात की है। अब हम दूसरे हिस्से में आगे हैं जिसमें सत्रिया की बात की गई है। और ये जो सत्रिया डांस है, दैट इज अ रिलीजियस डांस, जिसे मठों में किया जाता है। जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग, उसके अनुयायी होते हैं, वो अपने डांस को बड़ा मदमस्त हो करके इन धार्मिक स्थलों पर करते हैं। इनकी अपनी पोशाक होती है, वाद्य यंत्र होते हैं, स्त्रियाँ करने का तरीका होता है। तो अब दूसरा एंगल से हम इसको देख रहे हैं कि अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहाँ सभी स्त्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र पास रहने के लिए जाने वाले थे। तो ये सब लोग जो हैं एक सत्र में जाते हैं। स्त्रियां नृत्य का फिल्मांकन भी होना था वहां पर। जब वे दक्षिण पथ सत्र पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। तो अब एंजेला जो है अपनी माँ पापा के साथ में पहुंचती है दक्षिण पथ सत्र, मतलब साउथ डायरेक्शन का कोई एक सत्र है, वहां पर वो लोग जाते हैं। और वहां पर उसकी मदर की मुलाकात रीना सेन नाम की एक राइटर से होती है। तो डेफिनेटली जो राइटर है वो भी अपने आप में अच्छी नॉलेज रखती होंगी। तो एंजेला की मदर को उससे काफ़ी अच्छा डेटा और सलाहें बहुत साफ साफ तरीके से मिल जाएंगे। तो उस हफ्ते उन लोगों को रिया सेन के घर पर ही रुकना था। आंटी रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। और रीना जो सेन थी उनकी भी एक बेटी थी। और इधर से एंजेला जो है वो भी अपनी माँ के साथ वहाँ पहुंची हुई है। तो अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की उम्र 10 साल की थी। तो दोनों बच्चियां लगभग 10 साल की हैं, एक दूसरे की तरफ देखती हैं, तो आप समझ ही गए कि बच्चों में दोस्ती हो गई। तो दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत करना शुरू कर दिया। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द सिखाए और एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने, नारियल की जटा से बने हुए घर। तो जो खिलौने लंदन में एंजेला नहीं देख पा रही थी, वो खिलौने उसने देखे हैं अपने अनु के घर में, जो कि लकड़ी से बने हुए या नारियल की जटा से बनी हुई चीजें हैं। कितने अनोखे खिलौने! उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना हुआ तीर कमान था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत ही अच्छा लगता था। एंजेला उसकी विरोधी बनी, शक्तिशाली रावण। अब अनु जो है वो राम बनती है, एंजेला रावण बनती है, और दोनों बच्चियां तीर कमान से एक दूसरे के साथ खेलती हैं। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फाक और लड़ाई का कोई अंत नहीं था, क्योंकि बच्चे दोनों फ्री हैं, अपनी छुट्टियां मना रहे हैं। तो बहुत अच्छे से उनका पार्टिसिपेशन रहता है। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मत के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। वैष्णव मठ, दैट इज रिलेटेड टू लॉर्ड विष्णु, उसके सभागार मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर डांस के वीडियोस बनाए गए। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी, क्या स्त्रियां नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है? तो उसके मन में विचार आता है कि माँ से पूछूं
कि लड़के ही ये डांस कर सकते हैं क्या। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे इन युवा साधुओं की तरह गा सके, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा ना म्यूजिक। तो नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। तो अब ये चाह रहे थे कि बच्चे उन्हीं साधुओं की तरह नृत्य भी कर सकते, लड़ सकते, खेल सकते, ये सब चीजें होती। तो माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और स्त्रियों को स्त्रियां नृत्य सिखाते थे। तो 20वीं शताब्दी के मध्य में मतलब 1950 के आसपास कुछ लोगों ने कोशिशें की कि आदमी और औरतों दोनों को स्त्रियां नृत्य सिखाते हैं हम। लेकिन क्या हुआ कि शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया कि आप तो मठों का जो रूल है वो तोड़ रहे हो। लेकिन आधुनिक दौर में महिला स्त्रियां का कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। लेकिन अब तो ये पॉसिबल है, औरतें इसी डांस को मंच पर करती हैं। उस रात माँ महिला स्त्रियां नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। अब क्योंकि बच्चों के मन में जिज्ञासा है कि औरतें भी स्त्रियां में नाचती हैं, तो इस चीज को लेकर वो लोग भी औरतों को देखना चाहते थे। और अब नेक्स्ट स्टेप पर एंजेला की मदर को वीडियो बनाना ही था औरतों के नृत्य का जो स्त्रियां कर रही हूँ। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वह अनु को भी स्त्रिया में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दे। तो इसमें एंजेला चाहती है कि अनु भी उनके साथ में रहे, तो आंटी ने इस बात की स्वीकृति दे दी और उस रात अनु और एंजेला स्त्रिया नृत्य देखने के लिए एक साथ गए, जिसमें भगवान विष्णु के दो द्वारपालों जय और विजय की कहानी थी। पर्दा उठा। एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में दो महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। तो इसमें दो औरतें हैं जो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं और एक्टिंग कर रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह से जय विजय द्वारपालों ने कई ऋषि मुनियों को भगवान विष्णु से मिलने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। तो वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की जब नींद टूटी तो उन्होंने द्वारपालों को बचाने के लिए एक कदम उठाया। उन्होंने वचन दिया कि जय विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे, कि विष्णु भगवान स्वयं जय विजय को मारेंगे, उनका ये जीवन पूरा हो जाएगा, फिर उनका जन्म होगा और वो फिर से जय विजय को अपने द्वारपाल बना लेंगे। तो इस तरह की कहानी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। स्त्रियां महिला नृत्यांगनाओं को जिस प्रकार की शक्ति, बल, आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। तो औरतों ने इस डांस को ब्यूटीफुल किया। इसमें जो भी एक्सप्रेशन एलिमेंट चाहिए थे, जितनी शक्ति चाहिए थी, वो सब लगाई। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति स्त्रियां नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। एंजेला को लगा कि इन औरतों ने तो आदमियों से भी अच्छा डांस किया है। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस स्त्रियां नृत्य ही घूम रहा था। बच्चों के दिमाग में बस गया, कोई भी म्यूजिक हो, डांस हो, अगर वो खूबसूरती से किया जाता है तो लोगों के ऊपर बहुत लंबे टाइम के लिए वो इम्प्रेशन बना देता है। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाने वाले नृत्य किए। एल्सेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और उन्होंने स्त्रिया कलाकारों से होने वाले साक्षात्कार में भी दोनों बच्चों को साथ लेकर के गई। अब बच्चे और भी चीजें जान रहे हैं स्त्रिया के बारे में। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को स्त्रिया और बिहू की खूबसूरत मुद्राओं और बारीकियां भी सिखा रही थी। एंजेला बहुत खुश थे। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक खेलने के दौरान भी नृत्य करती, अलग अलग एक्सप्रेशन देती उस डांस के। वापस लंदन आने के बाद उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती जो उसकी माँ ने वहाँ बनाई थी।
पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपराओं को भी याद करती रही। रंग बिरंगा स्त्रियां और आनंदित कर देने वाला बिहू उसके दिमाग में बस चुका था। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई। उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असामी नृत्य की एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रदर्शन किया। उसके सहपाठी पाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लगा कि मैं तो कुछ अच्छा नृत्य देख के आई हूँ, ये नृत्य मैं दूसरों को भी दिखा पा रही हूँ। तो वह तो उसे बहुत अच्छा लगा। और माँ को हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे फिल्म बनाती होंगी, तो वो अपनी मदर के प्रोफेशन को भी अप्रिशिएट करने लगती है। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्य, बिहू और स्त्रिया के साथ खुद का मनोरंजन था। अब वो कुछ नहीं भूल पा रही है, वहाँ के नृत्य, अपना मनोरंजन, खूबसूरत यात्राएं। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।